Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC NET पेपर 1 में टॉप 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज आज मैं लेकर आई हूँ, जिसमें से कि एज इट इज क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जा सकते हैं। इस सेशन की सबसे खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कुछ ट्रिक्स भी मैं बताऊंगी, जिससे करेक्ट आंसर्स को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक। इस क्वेश्चन में दो टर्म्स दी हैं कि जो भी पर्सन तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कहा है कि ये कौन सी रिसर्च हमें बताता है। ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशनल या फिर फिजिबिलिटी रिसर्च। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि कोई अगर तनावपूर्ण जीवन जी रहा है तो श्योरिटी है कि उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। इस चीज को रिसर्च में कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट, कि एक चीज की वजह से किसी दूसरे चीज पर प्रभाव उसका पड़ सकता है। एंड जब भी हम रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, यानी कि व्याख्यात्मक शोध। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। तो वो कौन सा रिसर्च होता है जिसमें इमीडिएटली हमें एक्शन लेना पड़ता है। अब देखो, कई जगह ऐसी होती है जैसे हॉस्पिटल है या स्कूल मैनेजमेंट है, वहां पर अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं तो सोचने समझने का या डिस्कशन करने का मौका नहीं मिलता। वहां पर हम लोगों को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसे में करेक्ट आंसर क्या है? कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। क्या उस समय अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं? नहीं। एक्शन रिसर्च, इमीडिएटली हमें वहां पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना होता है। फंडामेंटल रिसर्च यानी कि बेसिक रिसर्च, जो कि सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। या फिर एम्पेरिकल रिसर्च, जो कि केस स्टडी के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्शन रिसर्च। अब आप लोगों ने अप्लाइड रिसर्च का नाम भी सुना होगा। एक्शन रिसर्च जो होता है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप होता है। एंड इमीडिएटली जब भी हमें कोई डिसीजंस लेने होते हैं तो वहां पर ये दोनों ही रिसर्च को यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, पेपर के लिए बहुत कम समय बाकी रह गया है एंड आप लोगों को इस समय पेपर 1 पर मेजर फोकस रखना है। सो पेपर 1 के फाइनल रिवीजन के लिए क्विक रिवीजन क्वेश्चन बैंक हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 3000 से भी ज्यादा एमसीक्यूज हम प्रोवाइड करवाते हैं। ये बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चंस है, जिसमें 2023 के भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप लोग अपने एग्जाम से पहले ये 3000 क्वेश्चंस को अच्छे से एक या दो बार फटाफट से रिवाइज भी कर लेते हो, तो भी आप इस एग्जामिनेशन में इजीली 80 प्लस स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इस सीरीज में से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे। गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 699। एंड साथ ही मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि अगर इसको आप अच्छे से आगे आने वाले 18 से 19 दिनों में फॉलो करते हो तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। Next question is, the web portal of Swayam Prabha is maintained by। So Swayam Prabha क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। इनका एक वेब पोर्टल है जो कि मेंटेन करता है दूरदर्शन, गूगल इंडिया ऑफिस, आईआईटी खड़गपुर या फिर इनफ्लिबनेट सेंटर। ओके। स्वयं प्रभा को मेंटेन किया जाता है इनफ्लिबनेट सेंटर के द्वारा। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन पहले मैं आपको देती हूँ कि स्वयं प्रभा, इतना तो मैंने बता दिया कि ये हमें डीटीएच चैनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। अब होमवर्क क्वेश्चन ये है कि कितने डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा हमें देता है एंड कितने सेशंस उसमें डेली रन होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। ओके। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, करेक्ट आंसर है इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म क्या होती है? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये होता है इनफ्लिबनेट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड्रागोगी इज ऑल्सो रेफर टू एज। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड्रागोगी की बात की जाए, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट लर्निंग। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हर एक ऑप्शन में अडल्ट लर्निंग की बात की गई है। तो ये क्या होता है? कंप्रेस्ड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग, कॉन्टिन्यूड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग या फिर कंडेंस्ड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग। ओके। सो
एंड्रागॉगी होता है कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग। इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया जाता है कि अडल्ट लर्नर्स कैसे सोचते हैं, क्या उनके विचार रहते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के। एंड साथ ही एंड्रागॉगी में अडल्ट लर्निंग एंड अडोलेसेंट लर्निंग दोनों में डिफरेंस भी बताया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि वैकल्पिक शिक्षा को और क्या कहा जाता है? फैमिली एजुकेशन, नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन या फिर नॉन फैमिली एजुकेशन। देखो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, जैसे आप लोगों ने ओपन स्कूल्स के बारे में पढ़ा होगा, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा, ये सब एजुकेशन क्या होती है? इनफॉर्मल होती है, नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है। तो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मतलब नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन। एंड यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो होती है हमारी स्कूल एंड कॉलेज की एजुकेशन, जहां पर डेली स्टूडेंट्स को कॉलेज या स्कूल जाना होता है, लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं। एंड ऑल्टरनेटिव एजुकेशन क्या होती है? जैसे जॉब के साथ साथ बच्चे पढ़ाई करते हैं, जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हैं, वो सब नॉन ट्रेडिशनल यानी कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में चीजें आती हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर statements that encourage students to elaborate on an answers, either their own words or that of others, will be called। एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है, टीचिंग का ही एक मेथड है जिसकी ये डेफिनेशन है। इसमें कहा है कि टीचर की एक स्टेटमेंट, कई बार हम टीचर्स कुछ बच्चों को बोल देते हैं, अगर मैं एक ऐसी स्टेटमेंट बोल रही हूँ जिसमें मैं किसी स्टूडेंट को मोटिवेट कर रही हूँ, एनकरेज कर रही हूँ कि आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, चाहे बुकिश लैंग्वेज में चाहे अपनी भाषा में इजीएस्ट वे में उसको इलेबोरेट करो, ऐसा जब टीचर बोलते हैं तो वो टीचिंग का कौन सा स्किल माना जाता है? Options are structuring, instructional variety, engagement in the learning process या फिर probing। So correct answer here is option number 4, that is probing। ये एक बेस्ट टीचिंग स्किल मानी जाती है जिसमें एज अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करो। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर जरूर सोचा होगा। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी होती है लर्निंग को कैसे हम अलग अलग तरीके से पढ़ा करके इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कि अगर टीचिंग का लर्निंग का एक तरीका काम नहीं कर रहा तो उसको बदल कर हम किसी और तरीके से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अपने तरफ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effects on dependent variable। so research aptitude का ये क्वेश्चन है, वेरिएबल्स में से पूछा गया है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको अगर मैनिपुलेट किया जाए, उनमें अगर कुछ चेंजेस लाए जाएं एंड उनको चेंज होने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर हमें नजर आ जाए तो इस रिसर्च को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी या हिस्टोरिकल। अब देखो हिस्ट्री में तो जो चीजें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, इससे किसी भी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को मानकर चलें तो साइंस लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिला देता है, तो पहले वाले केमिकल में भी तो कोई ना कोई चेंजेस होंगे ना। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी बदलाव, उसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कहीं पर भी किसी के भी चेंजेबल फिनोमिना की अगर बात की जा रही हो तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मेथड को ही सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड इन। देखो टी टेस्ट यूज होता है, एक हमारे पास जी टेस्ट होता है रिसर्च में, टीचिंग में सॉरी, ठीक है। सो टी टेस्ट यूज किया जाता है इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर। ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, दोनों को हमने सेम टास्क करने के लिए दे दिया। अब हमें देखना है कि टी टेस्ट हमें ये बताता है कि दोनों ही ग्रुप्स की क्या परफॉर्मेंस रही, सेम टाइम दिया गया था, सेम टास्क उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस। डायरेक्ट डेफिनेशंस दी गई हैं। परसेंटाइल रैंक, देखो अगर आपने थ्योरी सेशंस मेरे देखे हैं तो आपको पता होगा कि परसेंटाइल रैंक कहाँ पर दिए जाते थे। फाइनल एग्जाम्स में परसेंटाइल रैंक दिए जाते हैं एंड फाइनल
एग्जाम्स मतलब समेटिव इवैल्यूएशन। सो बी को हम ए से मैच कर लेंगे, बी को फर्स्ट से मैच करके देखो, आंसर तो आपको यहीं से मिल गया। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जो क्लास के दौरान टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशंस होती हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोग, इसमें आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स इंडिसिव ऑफ मास्टरी, summative evaluation percentile rank and standard scores are used for reporting। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया जाता है, जैसे मैंने मान लिया कि जिन स्टूडेंट्स के 60% से ज्यादा मार्क्स होंगे सिर्फ मैं उन्हीं को पास करूंगी, तो ये क्राइटेरिया जहां पर सेट कर दिया जाता है, इट्स इंटेंशन टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, एंड नॉर्म रेफरेंस क्या करता है, एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज टू identify scope and potential for improvement। Next question is also very important। The phrase TL modeling of teaching implies that। TL, अब देखो टीचिंग लर्निंग बहुत इजी है, टीचिंग लर्निंग मॉडल जो होता है वो क्या बताता है, वो हमें सिर्फ यही बताता है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो दिखती सी बात है कि स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो इसीलिए ये दोनों चीजें इंटीग्रली एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। Next is teaching differs from training and conditioning in so far as it promotes। टीचिंग और ट्रेनिंग मैंने डिफरेंस आपको बताए हैं कि दोनों चीजें एक दूसरे से अलग होती है। किस बेसिस पे, डिसिप्लिन ड्रिल, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टडी एसोसिएशन या फिर मास्टरी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, सो ये क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल पर चीजें एक दूसरे से बिल्कुल हमेशा अलग रहती है। टीचिंग में एक टीचर आकर के स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उनको कुछ नया सिखाते हैं। ट्रेनिंग एक शॉर्ट पीरियड के लिए चलता है, 1 ईयर या फिर कुछ मंथ्स के लिए। एंड कंडीशनिंग क्या होता है, जो ऑलरेडी इनबिल्ट या फिर ऑलरेडी चीजें किसी स्टूडेंट के पास हैं, उनको जो नॉलेज है उस चीज को एक बेटर वे में लेकर जाना। सो क्रिटिकल थिंकिंग ही इन चीजों को आपस में अलग करती है। Next question is a proposal that may provisionally serve as a starting point for further research is known as। ठीक है, सो इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस, थ्योरी, मॉडल या फिर प्रिंसिपल। रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल लेवल पर इसको यूज किया जाता है, ये होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस स्टेप्स ऑफ रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, सबसे पहला रिसर्च में होता है आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन आप लोग ढूंढना चाहते हो। उसके बाद क्या हो जाता है, आप लोगों को हाइपोथेसिस भी जनरेट करना पड़ता है, परिकल्पना करनी पड़ती है कि अब इसका सॉल्यूशन लेने के लिए ये ट्रिक ट्राई करें, ये करें या फिर ये करें। तो एक हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेप होता है जहां से हमें आगे का रास्ता क्लियरली मिल जाता है। नेक्स्ट इज arrange the following steps in the process of hypothesis testing in proper sequence। so hypothesis testing के भी कुछ steps होते हैं। वैसे तो देखो, मैंने आपको बताया है कि steps of research होते हैं, उसी का एक पार्ट होता है hypothesis। अब hypothesis करने का भी कुछ rules होते हैं, कुछ steps होते हैं जो इस पेपर में पूछे गए हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, सो हाइपोथेसिस के लिए सबसे पहले हमें सेटअप करना होता है नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अगर इस चीज को हमने सेटअप कर लिया तो आगे की चीजें इजी हो जाती हैं। यहां से देखेंगे तो ये दो ऑप्शंस हमारे गलत हैं। उसके बाद सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व का स्तर हमें देखना है कि किस लेवल पर कितना इंपॉर्टेंस हमें किसी चीज को देना है। अगला है फिर हमारे पास सी या ई, दो ऑप्शंस है। ठीक है, तो सी बोलता है एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल, निर्णय नियम को स्थापित करना कि ये हमारा डिसीजन रूल है, हमें इतने के बीच में ही काम करना है। या फिर अगला है सिलेक्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कि हम सिग्निफिकेंस के लेवल को सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट के स्टेटिस्टिक को सेलेक्ट करते हैं। अब हाइपोथेसिस सेलेक्ट करने के बाद हमें उसकी टेस्टिंग भी करनी जरूरी होती है, तभी उसको फाइनलाइज किया जा सकता है कि क्या जो हाइपोथेसिस हम सही मान रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। ये टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ओके, सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद आता है एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल, देन वी हैव परफॉर्मेंस कंप्यूटेशंस एंड लास्ट में कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
When a sample is chosen because it is available to the researcher, it is known as what? So it is known as probability sampling, convenience sampling, systematic या फिर objective sampling. तो देखो, ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग नाम का तो कोई भी पॉइंट रिसर्च में होता ही नहीं है, ठीक है। कन्वीनियंस क्या होता है? आपके पास, अब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप कल मुझसे मिलना, अब आप पूछोगे कि किस समय मिलना, मैं बोलूंगी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी आ जाना मुझसे मिलने। तो कन्वीनियंस होता है कि जो बेस्ट टाइम आपको सूट करता है, जो बेस्ट अवेलेबल फ्री टाइम आपके पास है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी ऐसे ही होता है, जो अवेलेबल है। अब आपने रिसर्च के लिए कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाया, आपके पास जो अवेलेबल चीजें थी आपने उनको उठा लिया और अपना रिसर्च क्या कर दिया, डायरेक्टली स्टार्ट फिर यहां से कर दिया। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी हम सैम्पलिंग को डिटेल में देखेंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग करेक्ट है। Which of the following curriculum development models come under technical scientific model? So देखो, टेक्निकल साइंटिफिक मॉडल इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी ये है टाबास मॉडल, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Next question is, reflective level teaching is different from memory level because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically what? So आपको पता है टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी, सबसे छोटा होता है मेमोरी, देन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, सबसे छोटा मेमोरी, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, एंड मिडल में आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो इसमें कहा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो मेमोरी लेवल से बहुत अलग होता है, बिल्कुल सही। अब इसका कारण क्या है? बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल इज बेसिकली, इट इज बेसिकली ट्रांजेक्शनल, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्टिव लेवल आपका ट्रांजेक्शनल होता है। Next question is, which of the following evaluation system provides choice for students to select from the prescribed courses? So कुछ समय पहले ही हायर एजुकेशन में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके नाम से पता चल रहा है अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को चूज किया जा सकता है, एंड क्रेडिट भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को उस लेवल पर ही मिलते हैं। तो दैट इज सीबीसीएस। Next is, which of the following is a method of quantitative research? So quantitative research की जब भी हम बात करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को ही फॉलो करता है, ये हमेशा क्वांटिटी पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें कहा है कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, मतलब कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि नल के अलावा और ऑप्शन सिर्फ ऑल्टरनेटिव का ही होता है। अगर हम इसको भी रिजेक्ट करके कुछ नहीं करेंगे तो फिर हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या बना? इसलिए नल को रिजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। Next is, when the null hypothesis is rejected but there will be chances for committing a beta rather than alpha error. तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऐसे केस में जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं वो अल्फा एरर होता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड employs internal and external criticism for shifting as evidences and data? तो ये होता है historical method। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग से रिलेटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पूछा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, सो दो टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों के फर्दर फोर टाइप्स होते हैं, ठीक है। सिंपल रैंडम, डायमेंशनल। सिंपल रैंडम जो है इसका नाम ही बताता है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। डायमेंशनल सैम्पलिंग होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें ट्रिक्स के साथ ये चीजें याद करवाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 है तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर भी 1 है तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। देन वी हैव क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग आता है आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर।
Then we have quota sampling, that is also non probability, and stratified sampling आ जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 5। यहां से आप याद रख सकते हो, नॉन प्रोबेबिलिटी है कन्वीनियंस, वॉलेंटरी रिस्पॉन्स, पर्पसिव एंड स्नोबॉल। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, लिंक विल बी इन दी लिंक आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Next question is, a researcher studies the effect of peer group interaction on learning styles. The variable learning style in the study function is the dependent variable, ठीक है, निर्भर चर की as it is definition है। Which among the following is not a kind of plagiarism? So plagiarism क्या होता है? साहित्यिक चोरी होती है, जो कि रिसर्च के दौरान अगर की जाए तो वो एक अपराध के रूप में मानी जाती है, ठीक है। सो इसमें कहा है नॉट अ काइंड। पैच राइटिंग, ऊपर से गलती करके उसको लिख देना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेजरिज्म। अनटेंड प्लेजरिज्म, एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल जो होता तो वो भी प्लेजरिज्म ही, इसमें नॉट पूछा है। डायरेक्ट भी एक टाइप ही है, अनटेंड प्लेजरिज्म यानी कि बेदाग साहित्यिक चोरी, उसको किसी भी तरीके की साहित्यिक चोरी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज। सो बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो होती है, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट और उनके माइंडसेट के हिसाब से क्लासरूम के एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है। यानी कि अगर छोटे बच्चे हैं तो पोएम्स के थ्रू, गानों के थ्रू, गेम्स के थ्रू उनको सिखाएंगे। बड़े बच्चे हैं तो उनको उस लेवल पर सिखाएंगे कि उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। क्लासरूम फैसिलिटेटर नो। स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ऐसा नहीं कि ज्ञान का भंडार है बस पटक दो बच्चों पर, ये भी गलत है। अ लीडर इन द क्लासरूम, टीचर एक लीडर कभी भी नहीं होता है क्लासरूम में, ठीक है। लास्ट है क्रिएटर ऑफ फेवरेबल लर्निंग कंडीशंस, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर बच्चे इंटरेस्ट के साथ चीजों को समझ भी सके और उनको पढ़ भी सके। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। सो आपके पास जो नॉलेज है, आपने उस नॉलेज को अप्लाई भी किया, उसका विश्लेषण भी किया और फिर उसको सिंथेसिस यानी कि उसका संश्लेषण भी किया, तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? हाईएस्ट लेवल अगर आप अपने थिंकिंग एबिलिटीज को लेकर जाते हो तो ही आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो। देखो ये कहाँ से क्वेश्चन आया, लेवल्स ऑफ टीचिंग में से आया। मेमोरी लेवल में जो आप सीखते हो, क्या उस चीज को कहीं अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप उसको थोड़ा सा डीपली समझते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं समझते कि कैसे उसको अप्लाई करना है एंड कैसे उस चीज को एनालाइज करना है। सो यहाँ पर उसके बाद आता है आपके पास हाईएस्ट लेवल, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमें बताता है, जहां पर हम अपने नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कमी रही थी, कहाँ हमसे गलती हुई थी और कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स की पेपर 1 के साथ पेपर 2 स्टडी मटेरियल पर भी फोकस रखिए। यहाँ पर आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम के साथ साथ आपको इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। सो आपके सामने सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ये सभी अवेलेबल है, आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, सिर्फ 1280 रुपए। एंड मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि इस एमसीक्यू सीरीज को अगर आप एग्जाम से पहले फॉलो करते हो तो जरूर आप इजीली पेपर 2 में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.